शुरुआत अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मुसालहतकार आज शाहीन बाग जाने वाले हैं और यहां मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। मुसालहतकारों की सैरकुनी टीम संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला पर मुश्तमिल है। मुसालहतकार एहतजाजियों की बात सुनेंगे। मुजाहिरीन शहरियत कानून वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। मुसालहतकार मुजाहिरीन से एहतजाज की जगह तब्दील किए जाने पर भी बातचीत करेंगे। तो उनको स्वागत करेंगे, पहले ये देखेंगे कि उनका क्या बात करते हैं, हमें बाद में हम उनसे बात करेंगे। जो भी उनकी बात होगी पहले हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, फिर हम उसके आगे हम अपना बात रखेंगे। हमारी सबकी एक ही राय है, जो महिलाएं हैं सब एक राय है हमारी। हमें यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। अगर सरकार को हटाना था तो शुरू में कहाँ गए वो लोग, शुरू में क्यों नहीं आए? आज 60 दिन से ऊपर हो चुका है। अगर वो आज कहेंगे कि ये रोड खाली कर दो, कहीं और चले जाओ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें मार दे। हम तो यही रखेंगे भाई, हमारा ये कानून वापस ले लो, अभी ले लो, अभी हम उठ के चले जाएंगे। हमारा ये काला कानून का मुद्दा है, CAA, NRC, MPR, ये 3 चीज को आप खत्म कर दो, हम उठ के, हमारे यही मांगा और कोई मांग नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहने आता है कि ये रोड खाली करना है, आप कहीं और हम कोई सामान नहीं है कि आप यहाँ से उठा के कहीं और डाल दिए। और वहीं CAA, NRC और NPR की मुखालिफत में गुज़िश्ता 2 महीनों से धरने पर बैठी शाहीन बाग की खवातीन को सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात के जरिए उठाना चाहता है। शाहीन बाग सुप्रीम कोर्ट की कोशिश का खैर मकदम कर रहा है, लेकिन मुजाहिरीन का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एहतजाज की असल वजह पर गौर नहीं कर रहा। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी मीडिएशन कमेटी जो आ रही है संजय हेगड़े साहब की, एक कदम वो बढ़े हैं तो एक कदम हम भी बढ़ेंगे। जब तक कि ये काला कानून खत्म ना हो तब उठूंगा या फिर उठाया जाऊंगा कंधों पे। अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो जाति है वो हम नहीं, सिख नहीं होने देंगे। जब भी कोई जाति करता है तो उसी टाइम सिख खड़े हो जाते हैं उनके साथ। NRC, MPR ये सब वापिस करवा दो, लिख के दे दो, हम उठ जाएंगे। जो कानून काला ला है उनको वापस ले दे, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है। ये आवाज है शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की, और उन दादियों की जो इस बुजुर्गी में आराम छोड़कर मुजाहरे में डटी हुई हैं। मुल्क भर में जिस शाहीन बाग को नज़ीर बनाकर CAA की मुखालफत में ख्वातीन एहतजाज कर रही हैं, मुज़ाकरे के जरिए इस एहतजाज को ख़त्म करने या दूसरे मकाम पर शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में शाहीन बाग के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर पैगाम दे रहे हैं कि एहतजाज की जगह कोई मसला नहीं है, बल्कि मुजाहिरीन का मुतालबा अहमियत का हामिल है। अब देखिए, अब एक कदम वो बढ़े हैं तो एक कदम हम भी बढ़ेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो नुमाइंदे आ रहे हैं, जो मीडिएटर आ रहे हैं, वो यहाँ की चीज़ों को देखें। सिर्फ ये ना देखें कि सड़क पे बैठे हैं, अब वो भी देखें हम किस कंडीशन में बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं। हम अपने पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल घर तोड़ के चला गया उसके लिए नहीं बैठे हैं। हमारा देश तोड़ने वालों के खिलाफ हम बैठे हैं, हमारा संविधान तोड़ने वालों के हम खिलाफ बैठे हैं। तो इस चीज़ को भी समझे, हमारी भावनाओं को समझे, उसके बाद वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसले लेगा वो हमारे सर आंखों में उसको माना जाएगा। मुझको परेशानी ये है, दरअसल में वो इंसानों के मैंने गीता को, महाभारत को, रामायण को, कुरान शरीफ को, गुरु ग्रंथ साहब को, बाइबल को, सबको पढ़ा है मैंने और बड़ा गहरा अध्ययन किया है। इसलिए मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने भाई नजर आते हैं। उनकी परेशानी अपनी परेशानी नजर आती है दरअसल। और इस बात को देखते हुए मैं इनके साथ हूँ। और कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हर समय तैयार हूँ। देश में मोहब्बत, एकता चाहता हूँ बस। इस मसले का हल तो ये है कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है उसको वापस लिया जाए। ये जो शाहीन बाग आंदोलन चल रहा है बिल्कुल शांतमय आंदोलन है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। ये एक तरफ सड़क की खूंजे के एक तरफ बैठा है, एक साइड पे, और जो सड़क है एक डबल सड़क है, एक सड़क हमने खुली छोड़ी हुई है। जो हमने एक पे तो हम बैठे हैं, एक जो हमने खुली छोड़ी हुई है वो आगे से दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए
कि वो जो सड़क पुलिस ने बंद कर रखी है, पुलिस को ऑर्डर करे सुप्रीम कोर्ट के वो उधर से उठ जाए तो रास्ता अपने आप चालू हो जाएगा। हम ये चाहते हैं नफ़रत की राजनीति जो है हिंदुस्तान में हो रही है उसको ख़त्म करके शाहीन बाग ने मोहब्बत की राजनीति का पैगाम दिया है। वो मोहब्बत की राजनीति का पैगाम इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मतलब हो जाएगा और मोहब्बत की राजनीति होगी, अब नफ़रत की नहीं चलेगी। दूसरी जानिब शाहीन बाग की दादियां भी अपना दर्द बयां कर रही हैं। इनके मुताबिक एक मुतालबा है, उसे पूरा कर दें तो इस एहतजाज को ही खत्म कर दिया जाएगा। एनआरसी एपीआर ये सब वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं है और तुम जो कुछ हमारे साथ करा वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम पे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो हमारा जी का क्या होगा? अरे हमें मार दो, हम तो बैठे मरने के टाइम पर उठेंगे नहीं, जान दे देंगे पर उठेंगे नहीं हम यहाँ से। क्या बाजी ये बताइए, क्या कल जो है 3 लोग आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे, क्या बातचीत करेंगे आप लोग? 2-2.5 महीना से बैठी हुए हैं तो कई गो आदमी आए बात करने के लिए, कई आदमी आए बात करने के लिए। खुद हमने बुलाया कि आप आइए, आपको सिरों पर चढ़ाएंगे, आँखों पर बैठाएंगे। आपको डर क्या चीज़ का है? हम जाने के लिए तैयार हैं। उस रोज़ हम जाने के लिए तैयार थे, पुलिस ने मना कर दिया ना। हम उनसे क्या चीज़ मांगते हैं? जो चीज़ ने उन्हें कबूल किया कि यह चीज़ देंगे वह देंगे, कुछ नहीं दिया। हम कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। जो कानून काला ला है उनको वापस ले ले, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है और कुछ नहीं मांग है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालेहतकार अब यहां का दौरा करेंगे, बातचीत करेंगे। नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शाहीन बाग मसालेहतकार टीम में शामिल वजाहत हबीबुल्लाह का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि ख़वातीन पर ज़्यादती ना हो। एहतिजाज करना उनका कानूनी हक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हक़ को तस्लीम किया है। आमदोरफ्त में आने वाली परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मसालेहत का रास्ता निकाला है। हमारी कोशिश है कि हम मुजाहिरीन से बात करें और कोई रास्ता तलाश करें। वक्त से प्रोटेस्ट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब एक कोशिश शुरू हुई है कि उन प्रोटेस्टर्स के साथ बात की जा सके, उनको कहीं और शिफ्ट करने की या उनको समझाने की कोशिश की जा सके। वजाहत हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे एक तरीके से ये याचिका लेकर के। सर, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिला है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं है, वो तो उनका निर्णय है कि एक तो ये है कि, और ये मेरे विचार में महत्वपूर्ण एक निर्णय है कि यहाँ तक कि ये प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, ये संविधान के तहत जायज़ है और न केवल जायज़ है किंतु ये एक बुनियादी हक भी है, एक अधिकार है एक नागरिक का। तो इसमें इनको डिनाई नहीं किया जा सकता है अगर ये इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं। किंतु जहां प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ शक जाहिर किया कि इससे और जो जनता है और जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। तो इनसे बात किया जाए, लोगों से बात किया जाए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उसके इंतजाम में है, कि किसी और जगह पे वो अपना प्रदर्शन करें ताकि वो उनके आने जाने में आमोदरफ्त जो कहते हैं उसमें कोई रुकावट ना पड़े। तो अब कैसे आगे बढ़ेगी सर ये कोशिश, और क्या कोशिश होगी आप लोगों की जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के? कोशिश तो यह है कि पहले तो बातचीत होनी है और फिर उसके आगे उसका क्या कंक्लूजन होगा ये तो बातचीत से ही पता चलेगा कि क्या नतीजा हो सकता है उसका। कोशिश क्या रहेगी कि इसको प्रोटेस्ट को कंक्लूड किया जाए या प्रोटेस्ट को कहीं शिफ्ट करने की, समझाने की कोशिश होगी? नहीं, प्रोटेस्ट को कंक्लूड किया जाए ना किया जाए ये हमारे इसमें ब्रीफ में है भी नहीं। इसमें यह है कि अगर वो चाहते हैं कि प्रदर्शन चलता रहे तो उनको उसमें सहमति मिलनी चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। किंतु
ये स्थान की बात है। अब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि जहाँ तक कि मुझे ख्याल है कि ये नहीं कहेंगे कि इसको ख़त्म करें या जारी रखें या क्या करना चाहते हैं। केवल बात यह है कि लोगों के लिए बाधा ना प्रकट हो, ये मेरे विचार में यही विषय होगा। इसके बारे में बातचीत हो सकती है और वो उसका क्या कि वहाँ के शिफ्ट होना चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए, ये फिर उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कुछ ये इंटरलोक्यूटर्स हैं इसके बारे में कुछ सिफारिश कर सकेंगे। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और खबर दोपहर में इस वक्त की बेहद अहम खबर जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के मामले से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली पुलिस के आईओ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। दिल्ली हुकूमत की जानिब से ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। आपको बताएं कि मुलजिमीन के खिलाफ अभी तक दिल्ली हुकूमत ने केस चलाने की नहीं दी इजाजत। पुलिस का ये कहना है पटियाला हाउस कोर्ट पे 3 अप्रैल को समाअत होना है। तो जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के मामले से जुड़ी अहम खबर, दिल्ली पुलिस के आईओ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। दिल्ली हुकूमत की जानिब से दाखिल की जाएगी ये रिपोर्ट। मुलजिमीन के खिलाफ अभी तक दिल्ली हुकूमत ने केस चलाने की नहीं दी इजाज़त, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। पटियाला हाउस कोर्ट में 3 अप्रैल को समाअत होना है। मालेगांव शहर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ भारतीय संविधान सुरक्षा समिति के बैनर तले एहतजाज किया गया। एहतजाजी जलसे में मशहूर कम्युनिस्ट साबिक रुकन पार्लियामान कामरेड मोहम्मद सलीम ने शिरकत की और कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सभी को मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत से लड़ना होगा। जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो यूनिवर्सिटी से, कैंपस से निकल के आके हमारे जैसे पीढ़ी को ये समझाया कि किस तरह की इत्तेहाद बनती है और ज़ुबान, धर्म, मजहब, इलाका, स्टेट से ऊपर उठ करके आज इत्तेहाद पैदा हो रहा है। चूँकि ये मुल्क का जो दस्तूर है, जो कानून है, जो कायदा है और जो मुल्क इत्तेहाद है और मुल्क के शहरी जो शहरियत है हमारा लोगों का और ख़ास करके जो ह्यूमन राइट्स है उसको बचाने का कोशिश है। और उसमें मैं समझता हूँ कि ये कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक गिरोह, कोई एक समाज का नहीं है, ये सब का मिला हुआ इत्तेहाद का लड़ाई है, मुद्दे लड़ाई है। हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को शहरियत कानून के खिलाफ जारी मुजाहिरों में शिरकत करना चाहिए। ओवैसी विजयवाड़ा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि जगन हुकूमत को आंध्र प्रदेश में एनपीआर पर रोक लगानी चाहिए। असेंबली में है तो पार्लियामेंट में है तो सियासत को नीचे है सो हमारे। मैं चंद्रबाबू नायडू से भी बोलूंगा कि मिस्टर नायडू, मोदी से मत डरिए, खुल के मुखालिफत करिए सीएए कानून की। मैं आज के इस जलसे से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब को भी कहना चाहूंगा कि आपको भी चाहिए कि सीएए के खिलाफ आपको बोलना जरूरी है। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये भारत के फ्यूचर का मसला है। अगर आज एक कानून बनेगा जो मजहब के नाम पर डिवाइड करेगा तो कल कुछ और कानून बनेगा और इस मुल्क का क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लाइंग टू द होल नेशन। जियो 124 में जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर एनपीआर जब होगा, आपको अगर कोई आकर डॉक्यूमेंट पूछेगा तो आप डॉक्यूमेंट मत दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जियो 124 जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट इशू करके कहती है। मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से कह रहा हूं कि आपका जियो गलत है और जो कोई भी ऑफिसर ये जियो ड्राफ्ट करा, आप उसको फौरन सस्पेंड करो
वो झूठा है, वो नरेंद्र मोदी का एजेंट है वो ऑफिसर जो जियो ड्राफ्ट करा। अगर हुकूमत ने अपनी गैर दस्तूरी रविश को तब्दील नहीं किया तो हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। एक जानिब तो हुकूमत के इशारे पर खुलेआम जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों को बात करने का हक भी नहीं है। समाज के अहम और ख़ास लोगों की गिरफ्तारियों के बढ़ते सिलसिले ने लोगों में इश्तियाल और नाराज़गी पैदा कर दी है। डॉक्टर कफील और संदीप पांडे की गिरफ्तारी के बाद आवाज़ एहतिजाज मजीद बुलंद हो गई है। पेश है लखनऊ से तारक कमर की ये रिपोर्ट। पहले डॉक्टर कफील और अब मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता मारूफ समाजी कारकुन संदीप पांडे की गिरफ्तारी। 17 फरवरी को जिस अंदाज से संदीप पांडे को लखनऊ के घंटा घर के करीब से गिरफ्तार किया गया वो वाकई हैरत अंगेज है। संदीप अपने सिर्फ 9 साथियों के साथ लखनऊ के घंटा घर से उजरियाओं तक पैदल मार्च खामोशी से निकालना चाहते थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। लोग बोल भी नहीं सकते और खामोश भी रहने का हक नहीं। नुमाइंदा शहरियों की गिरफ्तारी हो रही है जो इस प्रोटेस्ट को ताकत दे सकते हैं, जो इस प्रोटेस्ट में एक अलामत बन सकते हैं, जिनकी वजह से लोगों को इंस्पिरेशन हासिल होता है। तो ये साफ जाहिर है कि ये इस प्रोटेस्ट को कुचल देने का फैसला है। हुकूमत किसी इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इनको अनकंडीशनल इमीडिएट रिलीज करे। मंजरनामा अजीब सा है। लोगों का मानना है कि हुकूमत और पुलिस ऐसे पेश आ रही है जैसे कोई बदला लेने की ख्वाहिश की तकमील हो रही हो। बड़े व्यक्तियों की, डॉक्टरों की, जर्नलिस्टों की इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, ठीक नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि वो आतंकवादी है या वो गुंडा है। सच ये है कि सरकार में बैठे लोग जिस गुंडागर्दी पर आमादा हैं, ये गुंडागर्दी बहुत दिनों नहीं चलेगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार 100 साल और 500 साल के लिए नहीं आई है, न 10, 20, 50 साल के लिए आई है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार को समझना चाहिए। कह रहे हैं गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, तो ये प्रेस में दे दें या कापियां सबको बांट दें, क्यों नहीं शो करते हैं भाई? तो जज कह रहा है, जो फैसला देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है शासन के लिए? हुकूमत की हिकमत अमली के सबब पुलिस के जालिमाना और एक तरफा कार्रवाइयों से लोगों का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि बार बार सब्र से काम लेने और आईन और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील भी जिम्मेदार शहरियों की जानिब से की जा रही है, लेकिन अपीलों से ज्यादा हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे पर दुनिया भर की निगाहें मरकूज हैं। उनके दौरे के लिए तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौरे के ताल्लुक से पुरजोश नजर आ रहे हैं। सबके बीच उन्होंने अपने दौरे पर हिंदुस्तान के साथ किसी तिजारती मुआहदे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो फिलहाल हिंदुस्तान के साथ कोई तिजारती मुआहदा नहीं कर सकते। ट्रंप के मुताबिक हिंदुस्तान से बड़ा तिजारती मुआहदा इंतखाबात से पहले होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पीएम मोदी को बेहद पसंद करते हैं और उन्हें हिंदुस्तान दौरे का बेसब्री से इंतजार है। Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people. So it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का कहना है कि अमेरिका से हिंदुस्तान की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की हमारे साथी रंजीता झा ने। सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सलमान जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अगले हफ्ते उनका दौरा है, गुजरात में भी वो रहेंगे, कई जगहों का दौरा बताया जा रहा है, लेकिन आने से पहले उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि ट्रेड डील जो थी वो नहीं होने वाली है इस दौरान। ये जो दौरा है इस दौरान किस तरह से इससे देखते हैं? मुझसे आप पूछें कि मैं किस तरह से देखता हूँ तो सरकार से पूछिए, जो इतना बढ़ चढ़ के
भारत और अमेरिका के जो संबंध के बारे में ये सरकार बखान करती है, तो जब बॉटम लाइन उसका होता है वो क्या होता है, ये बार बार हम लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो आप कहते हैं उसमें और करनी और कथनी में अंतर है कि क्या होता क्या है। आखिर हमको जो अपेक्षाएं अमेरिका से हैं वो अपेक्षाएं हमारी पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। अब ये समय था जब ट्रेड डील होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। हम लोगों को भी पहले से इसका अंदाज़ा था कि शायद नहीं होगा, अब नहीं हुआ। तो अब इसको कि क्यों नहीं हुआ और क्यों ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता है कि हम लोग हमारे संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत मजबूत हैं, और किस तरह से हाथ में हाथ लेके प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेज पर चलते हैं और उसके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है तो सरकार बताएगी। लेकिन जैसे उनके आने को लेकर एक भव्य स्वागत किया जाएगा, गुजरात में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 60-70 लाख लोग सड़कों पर खड़े रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए, एक भव्य तैयारी है पूरी तरह से सरकार की तरफ से। देखिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब भी बाहर से कोई भी हमारा गेस्ट आता है, हमारा ऐसा कोई विशेष अवसर होता है, तो उस पर हम अतिथि सत्कार दिखाएं कि हम कितने उनका स्वागत करते हैं। इसमें तो किसी को आपत्ति हो नहीं सकती। लेकिन इन सब बातों पर पैसा खर्च किया जाए और उस समय किया जाए जबकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, तो उसको ज़रा उस पर सोचने की आवश्यकता है। लेकिन अब ये राजनीति है और राजनीति में इस किस्म की चीज़ होती है, वो कर रहे हैं, तो इसमें और क्या कहा जा सकता है। अंतिम सवाल है, क्योंकि गुजरात वो जाएंगे और बताया जा रहा है कि वहाँ जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको फेंसिंग किया जा रहा है, दीवार लगाई जा रही है ताकि वो चीज़ें जो है उस पर नज़र न पड़े ट्रंप की। देखिए ये बहुत दुख का विषय है। कौन चाहता है कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं उसी में हमेशा लोग जो रहते हैं वो उन्हीं में रहते रहें। हम सब चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, लोगों को रहने की व्यवस्था जो हो ठीक हो। और अगर दिखाना चाहते थे प्रधानमंत्री महोदय कि देखिए हमारे यहाँ अब स्थिति अब कितनी बेहतर हो गई है, तो ये अच्छा समय था लोगों को घर देने का। और ये तो पहले से मालूम था कि राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं अमेरिका से और कहाँ कहाँ वो जाएंगे, तो ये एक अच्छा अवसर था कि जिन लोगों के पास जो पुख्ता घर नहीं है उनको वो घर दे दिए जाएं। ये एक अच्छा विषय होता, लेकिन उनको छुपाकर दीवार बनाना, उनको छुपाना, ये बात कुछ समझ नहीं आती है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर दोपहर में एक और अहम खबर, कौमी उर्दू काउंसिल को वजारत अक़लियत के तहत करने का मामला, काउंसिल की मुंतकली से मुताल्लिक़ पीएमओ जल्द ले सकता है अहम फैसला। आपको बताएं कि बेहद अहम खबर, मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सिलसिले में पीएमओ को खत लिखा था। उर्दू काउंसिल समेत कई महकमों को वजारत अक़लियत में देने को कहा था। उर्दू काउंसिल और उर्दू ज़बान को अक़लियतों से जुड़ा होने की दलील दी गई थी। कौमी उर्दू काउंसिल यानी NCPUL को वजारत अक़लियत के तहत करने का मामला, काउंसिल की मुंतकली से मुताल्लिक़ पीएमओ जल्द ही कोई फैसला कर सकता है। इस सिलसिले में वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएमओ को बाकायदा खत लिखा था। उर्दू काउंसिल समेत कई महकमों को वजारत अक़लियत में देने को कहा था। उर्दू काउंसिल और उर्दू ज़बान को अक़लियतों से जुड़ा होने की दलील दी थी। और एक और अहम खबर, कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की ज़बान है। उर्दू काउंसिल के मंसूबे सिर्फ अक़लियती बरादरी के लिए नहीं है बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए हैं। अकील अहमद ने यह भी कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल अक़लियती इदारा नहीं है। तो एक और अहम खबर, कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की ज़बान है और उर्दू काउंसिल के मंसूबे सिर्फ अक़लियती बरादरी के लिए नहीं है बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए हैं।
डॉक्टर अकील अहमद ने साफ कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल अक़लियती इदारा नहीं है। कौमी उर्दू काउंसिल से जुड़ी बेहद अहम खबर। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद का बयान सामने आया है। उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की ज़बान है। उर्दू काउंसिल के मंसूबे सिर्फ अक़लियती बिरादरी के लिए नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए हैं और कौमी उर्दू काउंसिल अक़लियती इदारा नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त खुद कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब मौजूद हैं। अकील साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा है कि उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की ज़बान है, और दूसरी अहम बात कि कौमी उर्दू काउंसिल अक़लियती इदारा नहीं है। दोनों बातों पर हम आपसे आपका जो रिएक्शन है वो जानना चाहेंगे। ये मैंने बिल्कुल सही बात है कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है। और हमेशा शुरू से लेके और अब तक बेशुमार जितने उर्दू पढ़ने वाले उर्दू के स्कॉलर जितने मुस्लिम्स हैं उतने ही दूसरे मज़ाहिब के भी लोग हैं। तो इसलिए उर्दू को ये कहना कि ये माइनॉरिटी की जबान है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस में जितने स्कीम्स हैं वो भी मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है। चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, वो हमारे काउंसिल के स्कीम से फायदा उठा सकता है। इसलिए NCPWL के मुतालिक ये कहना कि ये माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन है, ये गलत है। जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो तमाम अदीब रहे हैं, शायर रहे हैं, सभी का ये कहना रहा है कि उर्दू की शीरीनी, उसकी लताफत जो है वो सभी के ऊपर बराबर असरअंदाज होती है। और हमने अक्सर ये भी देखा है कि उर्दू के जो लफ्ज़ हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी ज़बानों में भी बखूबी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से आपने ये बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि अब इसकी तरक्की के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है या फिर काम हो सकते हैं? जी, इसकी तरक्की के लिए मजीद काम करने की जरूरत है और इसमें बेहतर से बेहतर बनाने के इम्कानात इसमें मौजूद है। और दूसरी बात ये कि उर्दू एक ऐसी जबान है कि जिसको कहा जाता है कि ये कंपोजिट कल्चर की जबान है। और उर्दू के अंदर हिंदुस्तान की जितनी जबानें हैं, तमाम हिंदुस्तानी जबानों के अल्फाज उर्दू के अंदर है। बल्कि उर्दू के सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि ये मिक्स्ड लैंग्वेज है जी। और हम एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं और मौजू भी हमने यही रखा है कि उर्दू का हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी जबानों से लिसानी रिश्ता जी। तो इसका मतलब यह है कि उर्दू का जो लिंगुअल लिसानी रिश्ता है वो हिंदुस्तान की तमाम जबानों से भी है और गैर मुल्की जबानों से भी है। तो उर्दू खाली मुसलमानों की जबान नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। और उर्दू इसका नाम बाद में पड़ा, पहले तो इसको हिंदी ही कहा जाता था या हिंदवी जबान इसको कहा जाता था। और उर्दू के जितने टॉप लेवल प्रोफेसर और राइटर्स हुए हैं उसमें से ज्यादातर वो हिंदू हुए हैं। तो मुसलमानों की जबान से ताबीर करना मेरे ख्याल में मुनासिब बिल्कुल नहीं है जी। तो इस सिलसिले में जिस तरह से वजारत अक़लियत को देने की बात की जा रही है, काउंसिल की मुंतकली की बात की जा रही है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने काउंसिल के तरफ से हमने यही कमेंट भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में कि यहाँ जो स्कीम्स
चलाए जाते हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है। और उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है बल्कि हिंदुस्तानियों की जबान है। लेकिन ये फैसले लेना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, फैसला लेना हुकूमत के इख्तियार में है। हुकूमत जो बेहतर समझेगी वो करेगी और हम सभी को वो मानना पड़ेगा। एज ए डायरेक्टर हमको हुकूमत के फैसले को मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए। तो हुकूमत जो फैसला लेगी उस फैसले के साथ में। जी अकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक हम देखते रहे हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल जो है वो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाती रही है, करती रही है और ख़ास तौर से हमने ये भी देखा है कि कई तरह के सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जाता रहा है, समिट्स हुई हैं। क्या ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे भी जारी व सारी रहेंगी? नहीं, ये कौमी काउंसिल की तरफ से ये जितने हमारे स्कीम्स हैं, जितने सेमिनार होते रहे हैं और उर्दू के फरोग के सिलसिले में हम जो कुछ करते आए हैं वो और भी करेंगे। बल्कि हमारे जो अभी मौजूदा मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, तो उनका कहना यह है कि उर्दू के फरोग के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे और तुम्हारे पास जो स्कीम है हम उससे ज्यादा भी स्कीम देंगे। तो हमारे जो मौजूदा वजीर हैं वो वजीर उर्दू के फरोग के लिए कोशा हैं और खुद हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत उर्दू के फरोग के लिए कोशा हैं और सबसे ज्यादा बजट हमारी जो है वो इसी सरकार के अंदर मिली है, बल्कि पहले से दुगुना से ज्यादा बजट हमको मिला है इस मौजूदा सरकार के अंदर में। तो मौजूदा सरकार खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे जो मंत्री हैं वो सभी उर्दू के फरोग के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, वो दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर हमारे मौजूदा मंत्री निशंक जी के अंडर में NCPVL रहा तो और भी ज्यादा उर्दू का फरोग होगा और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू फलेगी फूलेगी और तरक्की करती रहेगी। जी, और हम आपसे अपने न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन के लिए भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उर्दू हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत करना, हिंदुस्तान की बेटी को फरोग दिलाना हर हिंदुस्तानियों का काम है। और उर्दू सिर्फ एक जबान ही नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का आईना है या एक मीठी जबान है। इस मीठी मोहब्बत की जबान है, ये फ्रीडम फाइटर्स की जबान है, ये सूफी और संतों की जबान है। इस जबान को सभी लोग अपनाएं, इसे ये नहीं कोई समझे कि ये मुसलमानों की जबान है, ये हिंदुस्तानियों की जबान है, तमाम हिंदुस्तानियों की जबान है और ये जबान तमाम जबानों से मिल करके बनी है। तो इसलिए हम यही अपने हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहेंगे कि इस जबान को ज्यादा से ज्यादा फरोग दें, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ें लिखें, इसको आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसी जबान है कि ये राब्ते की जबान बनने की पूरी इसके अंदर सलाहियत है और उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि जहाँ उर्दू समझने वाले और पढ़ने वाले लोग नहीं हो। बिल्कुल। तो इसकी एक इंटरनेशनल अहमियत की हामिल है ये उर्दू। जी, तो डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कीमती वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू से इस खास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की ज़बान है। खबर दोपहर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। न्यूज़ हेडलाइन